ये है नीमा जी, जिसके 3 बेटे हैं और तीनों की शादी हो चुकी है। नीमा जी हमेशा घूंघट में रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घूंघट में तो बहुएं रहती हैं, तो सास क्यों? चलिए देखते हैं। सुबह सुबह, रीटा बहू, मेरी सुबह की चाय कहाँ है? अभी लाई माँ जी। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे घूंघट कहाँ गया? माफ़ करना माँ जी, वो काम करते करते हट गया, ध्यान ही नहीं रहा। फिर रीटा जल्दी से घूंघट ले लेती है। मानसी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी माँ जी कहिए। सर पर पल्ला रखने से काम नहीं चलेगा। इस घर में रहना है तो घूंघट करना ही होगा। कितनी दफ़ा समझाऊं, ये आखिरी बार है। इसके बाद अगर तुम ऐसे दिखी ना तो भेज दूंगी मायके, वहीं रहना खुलकर। माफ़ करना माँ जी। ठीक है, जा अचार और पापड़ छत पर सुखाने को डाल दे, धूप बहुत तेज है। जी माँ जी। माँ जी ये देखो, मैंने आपके लिए फेस मास्क बनाया है। चल काव्या बहू, कमरे में लगा दे। देखो इसे कहते हैं संस्कारी बहू, कायदे से घूंघट में रहती है। फिर काव्या सास के साथ कमरे में चली जाती है। कायदा कायदा कायदा, 2 बहुओं को डांट पड़ता सुन लिया, इसीलिए मूड ठंडा करने के लिए वो आ गई। हमें सब पता है काव्या की चालाकी। एक तो माँ जी का समझ में नहीं आता, ना खुद घूंघट हटाती है ना हमें हटाने देती है। अरे यहाँ तो माँ जी का कोई ससुर या जेठ भी नहीं है, फिर माँ जी घूंघट लेती किसके लिए है? राम जाने। ये राम कौन है? अरे शब्दों पर मत जाओ ना, भावनाओं को समझो दीदी। राम यानी भगवान श्री राम। अच्छा, चल अब काम निपटा लेते, वरना फिर से 4 बातें सुनाएंगी माँ जी। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है। वहीं कमरे में, ये क्या बहू, कमरे में आते ही घूंघट क्यों हटाया? माँ जी यहाँ तो आपकी और मेरे सिवा कोई नहीं है। ये मेरे घर का रिवाज है। तुम घर में अकेले ही क्यों ना हो, एक पल के लिए भी घूंघट नहीं हटना चाहिए। चल अब ये लेप लगा दे जल्दी मुझे। ना माँ जी ना, मेरी आंखों के सामने अब घूंघट हटाओ, ये मैं देख नहीं पाऊँगी। अब खुद ही लेप लगा लो। वैसे भी आपके घर का रिवाज है ना, औरतें एक दूसरे के सामने भी घूंघट नहीं हटाती। मैं चलती हूँ, रसोई में बहुत काम है। बहुत तेज हो गई है ये काव्या। वहीं निम्मा जी घूंघट करती है, इसलिए उनकी तीनों बहुएं भी हर समय घूंघट करती। ऐसे ही एक दिन नीमा जी की बेटी शगुन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। बहुआ, अरे ओ बहुआ। तीनों बहू आके सामने खड़ी हो जाती हैं। जी माँ जी। जी माँ जी। क्या हुआ माँ जी? आज शगुन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देखना कि सारी तैयारी अच्छे से हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और शगुन को अच्छे से तैयार करके घूंघट में ले आना, ठीक है? हैं? शगुन को घूंघट में क्यों? अरे मेरी बेटी भी बिल्कुल मेरे जैसी है। घूंघट में ही तो लोगों को उसके संस्कार नजर आएंगे ना। अब जितना कहा है उतना करो, बहस मत करो। फिर तीनों बहुएं सास के कहे मुताबिक काम करने लगती हैं और शगुन को तैयार करने में लग जाती है। भाभी एक बात तो बताओ, आप लोग हमेशा घूंघट में क्यों रहती हो? माँ जी से कभी पूछा है कि घूंघट क्यों लेती है? वो तो उनका शौक है। तो ये समझ लो दीदी कि माँ जी के शौक के चक्कर में हमारी बलि चढ़ गई है। वही तो, अब सास घूंघट ले और सास के सामने बहुएं ना घूंघट ले तो कितना अजीब लगेगा, इसीलिए हमें घूंघट लेना पड़ता है। आज तो माँ जी ने तुम्हें भी घूंघट में लड़के वालों के सामने आने को कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ससुराल में वैसे भी घूंघट में रहना पड़ेगा, तो आदत तो डालनी होगी ना। वहीं कुछ ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं। आइए जी, आप सभी का स्वागत है। बहन जी, मैंने तो सुना था कि आपकी 3 बहुएं हैं, तो ये 4 घूंघट कैसे? उसमें से एक आपकी बहू भी तो है, मतलब होने वाली। अच्छा, पर शगुन को आपने घूंघट लेने को क्यों कहा? बिना घूंघट के भी हमें चलती। अब हमारे यहाँ है तो हमारे मुताबिक चल रही है।
बाकी शादी के बाद आपका जैसा मन वैसा करिए। जीना को भी नीमा की बातें ठीक लगती है। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और सभी को ऋषभ और शगुन की जोड़ी काफ़ी पसंद आती है, जिसके बाद सभी मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अब तो बस उसी दिन का इंतज़ार रहेगा कि कब शगुन हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आए। पंडित जी से बात करके जल्दी ही मुहूर्त निकलवाते हैं जी। जी जी। जिसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। बहुओं, अब से शगुन की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम तीनों के सर। देखो, जैसी तुम यहाँ रहती हो ना, वैसे ही शगुन को भी तैयारी करवा दो। कल को नाक नहीं कटनी चाहिए। माँ जी, शगुन की होने वाली सास तो काफ़ी खुले विचारों वाली लगती है। अरे खुले विचारों के चक्कर में संस्कारों को ताला लगा दे क्या? नहीं ना। अब जाओ, लग जाओ तीनों काम पर। फिर तीनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। कुछ ही दिनों में शगुन की शादी होनी थी, जिस कारण तीनों अब शगुन को ट्रेन करने में लग जाती हैं। साड़ी पहनाना, घूंघट लेना, घूंघट में चलना फिरना, सब कुछ वो बखूबी शगुन को सिखाती हैं। वहीं कमरे में, यार कल्पेश, मैं ना थक चुकी हूँ इस साड़ी से। ये क्या, तुमने साड़ी के अंदर जीन्स पहना है? माँ को पता चल गया तो? देखो, माँ के चक्कर में ही मैं शेरनी से बिल्ली बन चुकी हूँ। ऐसी कौन सी सास है जो 24 घंटे घूंघट में रहे, ऊपर से अपनी बहू को तो घूंघट में रखे और बेटी को भी। अरे रीटा, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो ना। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? अब तक तो एडजस्ट कर ही रही हूँ ना। भरी गर्मी में 1.5 हाथ का घूंघट करवाती है यार, हालत ख़राब हो जाती है। कभी तुम भी साड़ी पहन कर देखो। डार्लिंग, गुस्सा मत करो। देखो, जीन्स में कितनी हॉट और फिट लग रही हो तुम। है ना, मुझे भी ऐसा ही फील होता है। वहीं दूसरे कमरे में, देखो रूपम, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। अब क्या हो गया? मैं तो कहता हूँ ना, तुम कमरे में चाहे जैसा रहो। देखो, अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे मन चाहे कपड़े भी ला कर दिए हैं। कभी कमरे से बाहर भी निकलो मेरी जान। बंद कमरे में इन कपड़ों को पहन कर करूँ भी क्या, जब खुली हवा में चैन की सांस नहीं ले सकती। हाँ, एक मेरी सास ही इतनी जुल्मी है कि चैन से सांस भी नहीं लेने देती। सांस भी घूंघट के अंदर लो। सुबह सुबह, बहुओं, कहाँ हो? जल्दी आओ। कहिए माँ जी। हाँ माँ जी, बोलिए। शगुन की होने वाली सास का फोन आया था। पंडित जी ने परसों का मुहूर्त बताया है शादी का। अब तो शादी की तैयारियां जोर शोर से होनी चाहिए। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, एक बात बताओ, शगुन को ढंग से सब कुछ सिखा तो दिया है ना? वरना ससुराल में मेरी नाक कटवा देगी। माँ जी एकदम अच्छे से सिखाया है, चाहिए तो डेमो दिखा दो। हाँ, दिखा दो। तभी शगुन साड़ी में घूंघट लेके अपनी माँ के पास आती है और उन्हें चाय देती है, जिसके बाद घर के सारे काम घूंघट में ही करने लगती है। अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो मेरी बेटी को एक्सपर्ट बना दिया। शगुन बेटा, अब बस कर, यहाँ तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ससुराल में जाके करना। हाँ बेटा। जी माँ। वहीं शगुन की शादी का दिन भी आ जाता है और शगुन की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, जिसके बाद शगुन अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह शगुन सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और चाय बनाने लगती है। इतनी सुबह सुबह कौन किचन में खटखट कर रहा है? कहीं बिल्ली तो नहीं घुस आई? तभी शगुन की सास रसोई में जाकर देखती है। अरे शगुन बेटा, तुम इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? मम्मी जी आपके लिए चाय बना रही थी। अरे बेटा, चाय 8 बजे के बाद दिया करो मुझे। इतनी सुबह कौन चाय पीता है? बदहजमी हो जाएगी, गैस बनती है चाय से। ओके मम्मी जी। और ये घूंघट क्यों लिया है? अभी नहीं हूँ ना इस घर में। हाँ ठीक है बहू, जाओ आराम करो अब। फिर शगुन अपने कमरे में चली जाती है। 8 बजे आराम से वो उठकर सभी को चाय नाश्ता देती है। क्यों भाग्यवान, तुम भी बहू की माँ के जैसे बन गई क्या? फूल से बच्चे से घूंघट करवा रखा है, जालिम औरत। क्या पापा, सुबह सुबह माँ को ऐसे बोल रहे हो?
भाभी ने तो अपने मन से घूंघट किया है। और भाभी तो सुबह 5 बजे उठकर ही रसोई में चली गई थी। फिर माँ ने उन्हें सोने को कहा और कहा कि 8 बजे आराम से उठो। क्यों बहू? बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ के कायदे अलग है। जीना, समझा देना बहू को। फिर ससुर जी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पापा जी ने जैसा बोला मैं तो डर ही गई। गलती नहीं, गुनाह किया है आपने भाभी। कैसा गुनाह? क्यों परेशान कर रही है अपनी भाभी को? देखो बहू, इस घर में तुम्हें घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकती हो, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तुम्हें जीन्स पहनना है जीन्स पहनो, शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो। जैसे शीना मेरी बेटी, वैसे तुम भी। जी माँ जी। शाम को मुंह दिखाइए, उसके बाद तुम ये घूंघट हटा सकती हो। ओके मम्मी जी। फिर शगुन कमरे में चली जाती है। तभी शगुन की माँ उसे कॉल करती है। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और बता, तेरे ससुराल में क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप तो फालतू में ही मुझे इतनी ट्रेनिंग दे रही थी। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं और मुझे किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं देते। माँ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि इस घर में घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है? क्या मतलब? अरे बहू बेटियों को घूंघट में ही रहना चाहिए। तेरी सास कितना भी कहे घूंघट ना हटाना, वरना कल को खुद ही ताने मारेगी कि कल की आई बहू को किसी की कोई इज्जत ही नहीं है, सर खोल कर घूमती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर फ़ोन कट जाता है। कैसी माँ है, बेटी को भी आज़ादी से नहीं रहने दे रही। ननद जी को तो खुले विचारों वाला ससुराल मिला है, फिर भी माँ जी ने उनके नाक में भी दम कर दिया है। मुझे तो लगता है कि अब शगुन दीदी ही हमारे गले की फंसी हड्डी को निकाल सकती हैं। राम जाने। राम जाने ना जाने, मुझे सब पता है कि क्या खुसुर फुसुर चल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, अपने अपने काम पर लग जाओ। जिसके बाद सभी बहुएं अपने काम में लग जाती है। वहीं सास बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ससुराल में मॉडर्न तरीके से रहे, जिस कारण वो हमेशा शगुन को कॉल करके उसे हिदायत दिया करती थी। और शगुन भी उनकी बात सुनकर हर समय घूंघट में रहती, सारे काम घूंघट में करती और सबके कहने के बावजूद वो घूंघट नहीं हटाती। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। एक दिन, जान, मेरे सामने तो घूंघट हटा दो। 1 हफ्ता हो गया है, अब तक मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। माँ ने कहा है किसी के भी सामने घूंघट नहीं हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कमरे में भी घूंघट लिए रहना है। माँ माँ माँ, सब माँ ने ही सिखाया, अपना भी दिमाग चलाया करो थोड़ा सा। फिर ऋषभ गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। इसे क्या हो गया? घूंघट को लेके भाभी और भाई में बहस हुई है शायद। लगता है भाई गुस्सा होकर चला गया है। मैं समझाती हूँ बहू को। बहू, मैंने कितनी बार कहा है, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ के कायदे अलग है। तुम्हें यहाँ ये घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे ना लो घूंघट? कल को आप फिर यही कहोगी कि हम बड़ों की इज्जत नहीं करते। और कौन कहता है ये? माँ कहती है जो घूंघट नहीं करता वो बड़ों की इज्जत नहीं करता। घूंघट से ही औरत के संस्कार नजर आते हैं। अच्छा, चलो तुम तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे मायके जाते हैं। सच में मम्मी जी? हाँ। जिसके बाद दोनों सास बहू शगुन के मायके जाती हैं। आइए आइए बहन जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बहुओं, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ समधन जी के लिए। क्या बात है बहन जी, आप अचानक से शगुन के साथ यहाँ चली आई? हाँ, बस आपसे मिलने। मुझे और शगुन दोनों को आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई फिर तो। तभी एक एक करके तीनों बहुएं प्लेट में नाश्ता लेकर आती हैं। जीना और शगुन के लिए चाय भी लाती हैं। अरे काव्या बहू, ये तुम्हारे हाथ में पट्टी कैसी है? अरे वो सीढ़ी उतरते हुए ना गिर गई थी तो हाथ में मोच आ गई। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में पट्टी हट जाएगी इसकी। वैसे भी ध्यान नहीं देगी तो यही होगा ना। सीरियसली?
देखिए उसे ज़रा, हाथ में चोट लगने के बावजूद वो काम कर रही है, ऊपर से हाथ भर का घूंघट। तो आप क्या चाहती हैं कि मेरी बहू बेशर्म बन जाए और घूंघट ना ले? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और जो औरतें घूंघट नहीं लेती वो बेशर्म होती हैं क्या? देखिए बहन जी, आज मैं यहाँ सिर्फ इसी मकसद से आई हूँ कि आपके घर में चाहे जो हो, लेकिन दूसरे के घर को आप अपने तरीके से मत चलाइए। शगुन अब मेरी बहू है और हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखना चाहते हैं। वो अपनी मन मर्जी के कपड़े पहने, बाहर घूमे फिरे और शान से जिए, ना कि घूंघट में चूल्हा चौका करते हुए चार दीवारी के अंदर ही पूरी जिंदगी बिता दे। आज जो आपकी बहू काव्या के साथ हुआ, क्या शगुन बहू के साथ वही चीज़ होती तो आप बर्दाश्त कर पाती? फिर तो यही कहा जाता ना कि ससुराल वालों ने ही कुछ किया होगा, क्यों? नीमा जी शगुन की सास की बातें सुनकर निश्शब्द हो गई थी। वहीं कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वो कितनी गलत थी। देखिए, शगुन आपकी बात मानती है तो आप ही समझा दें कि अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके अपनाने होंगे। और मैं किसी गलत चीज़ के लिए नहीं कह रही, बल्कि सही के लिए ही कह रही हूँ। वरना आप रखिए अपनी बेटी जय राम जी की। रुक जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकती समधन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधी हो गई थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तो बस वही करते आ रही थी जो मेरी सास ने किया, लेकिन अब और नहीं। अब ना ही मैं घूंघट लूँगी और ना ही मेरी बेटी और बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आकर मुझे समझाने के लिए, वरना मैं हमेशा अपनी ही मन मर्जी चलाती रहती। अब नीमा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो पूरी तरह बदल जाती है। अब वो अपनी बहुओं को पूरी आज़ादी से रहने देती है। वहीं अब शगुन भी अपने ससुराल में मज़े से रह रही होती है और सभी अब बहुत खुश होते हैं। तो फाइनली अब हम ये कपड़े कमरे के बाहर भी पहन सकते हैं। सही कहा दीदी। पम्मी गुजराती परिवार की नई नवेली बहू बनकर घर में प्रवेश करती है। पम्मी की सास फाल्गुनी अपने बहू बेटी की आरती उतारते हुए कहती है, ये नजर ना लगे मेरे बच्चों को, भगवान सदा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे हो। पम्मी और उसका पति धवल दोनों फाल्गुनी के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। अगली सुबह फाल्गुनी यानी कि सासू माँ पम्मी से कहती है, ये पम्मी बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो आज तुझे सारा गुजराती खाना बनाना पड़ेगा। हो बहुत सारे रिश्तेदार भी आ रहे, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी सगा वाला यहाँ से निराश होकर जावे। जो भी बनाएगी सब गुजराती बनाना हो। अरे पर मम्मी जी, मैं तो पंजाबी हूँ, मैंने गुजराती खाना बनाना नहीं आता। अब तू पंजाबी है तो इसमें मेरी गलती क्या है? मेरे रिश्तेदार तो गुजराती खाना ही कहेंगे ना। और वैसे भी गुजराती परिवार की बहू बनना तेरा फैसला था। गुजराती परिवार को कैसे खुश करेगी अब ये तेरे ऊपर है। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ गई ना? अरे पर मम्मी जी सुनो तो। फाल्गुनी अपनी बात पम्मी को सुनाकर वहां से चली जाती है। पम्मी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो गुजराती खाना बनाना आता ही नहीं। वो किचन में जाती है और अपनी मम्मी को फोन करती है। परेशान होकर अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। तभी उसकी मम्मी कहती है, बेटा जी तुसी टेंशन ना लो, मैं हूं ना। ओ मम्मी की गल कर रहे हो तुसी भी? टेंशन से सर फटा जा रहा है मेरा। अरे तू एक काम कर पुत्र जी, अपनी सास और रिश्तेदार नू पंजाबी स्पेशल डिश बनाकर खिला दे। अच्छे अच्छे उंगलियां चाटते रह जाते हैं, फिर यह गुजराती क्या चीज है? अरे मम्मी जी कुछ गड़बड़ हुई तो? अरे ना पुत्र जी, मानो अपने पुत्र पर पूरा भरोसा है, वो सबका दिल जीत लेगी। ठीक है मम्मी जी। ऐसे ही सभी रिश्तेदार फाल्गुनी के घर आना शुरू कर देते हैं। तभी फाल्गुनी पम्मी को आवाज लगाते हुए कहती है, ओ बहू, सभी लोग आ चुके हैं। हाँ, खाना तो लगा देना जरा। पम्मी सभी के लिए खाना बनाकर लाती है और टेबल पर सर्व करती है। खाना देखकर फाल्गुनी का पारा हाई हो जाता है।
मगर वो रिश्तेदारों के सामने पम्मी को कुछ नहीं कहती। सभी रिश्तेदार बड़े ही चाव से पम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर खुश होते हैं और फाल्गुनी से उसकी बहू की तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे फाल्गुनी, भले ही तू पंजाबी बहू लेकर आई है, मगर बहू है बहुत गुणी। गुजराती डिश खा खा कर तो हम सबका मन ही भर गया था, पर आज तो मजा ही आ गया। अरे जब हमारी फाल्गुनी इतनी गुणी है तो बहू कहाँ से पीछे होगी। सभी रिश्तेदार पम्मी की तारीफ करने के बाद उसको शगुन देकर जाते हैं। फाल्गुनी को मन ही मन अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पम्मी बहुत ही सुंदर सा टाइट फिट सूट पहनकर मार्केट जा रही होती है। तभी फाल्गुनी अपनी बहू से कहती है, ए बहू, अब तू हमारे गुजराती परिवार की बहू है तो हमारे तौर तरीके से रहा करना। हमारे गुजराती में सूट नहीं साड़ी पहनी जाती है, तो भी साड़ी ही पहना करो। हाँ, अरे मम्मी जी, क्या गुजराती क्या पंजाबी, है तो सब इंसान ना। और मम्मी जी, मैं न साड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं करती। अरे धीरे धीरे सब हो जाता है कंफर्टेबल, तू कोशिश तो कर। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, पर आप अपनी सोच तो बदलिए। ये क्या पंजाबी क्या गुजराती। ए मुझे मत सिखा, समझी? मैं तो अपने घर गुजराती बहू ही लाती जो मेरे तौर तरीके रीत रिवाज समझती, मगर ये मेरा डफोड़ बेटा धवल जिसको तो पंजाबन पसंद आ गई। पम्मी को अपनी सास की बात बहुत बुरी लगती है, मगर वो उनसे कुछ नहीं कहती, पर मन ही मन ठान लेती है कि सास की सोच को बदल कर रहेगी। पम्मी गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनना सीखती है। उसके बाद धीरे धीरे गुजराती खाना बनाना सीखती है और कुछ कुछ गुजराती भाषा भी सीखने की कोशिश करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन फाल्गुनी के घर एक औरत आती है जो फाल्गुनी से कहती है, अरे फाल्गुनी, अपनी सोसाइटी में गरबा कंपटीशन हो रहा है जिसमें सभी बहुओं ने हिस्सा लिया है, तो तू भी अपनी बहू को बोल कि वो भी हिस्सा ले ले। वैसे भी तेरी बहू तो है ही बड़ी कमाल की। अबे उसे क्या पता कि गरबा क्या होता है, वो ना हमारे गुजरातियों के रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे तो तू सिखा दे उसे। अबे रहने दो ना। तभी वहाँ पम्मी आती है और वो उस औरत से कहती है, आंटी जी, कब हो रहा है ये गरबा कंपटीशन? 1 हफ्ते बाद। तो मैं भी हिस्सा लूंगी इसमें। अरे ओ पंजाबन, हार कर मेरी बेइज्जती करवानी है क्या? नहीं मम्मी जी, बल्कि जीत कर ये साबित कर दूंगी कि त्योहार पंजाबी का या गुजराती का सबका हो सकता है और एक साथ मिलकर हमें ना खुशियां बांटनी चाहिए। पम्मी भी गरबा कंपटीशन में हिस्सा लेती है और ऐसे ही 1 हफ्ते बाद पम्मी प्रॉपर गुजराती स्टाइल में गरबा खेलती है और कंपटीशन जीत भी जाती है। फाल्गुनी को मन ही मन अपनी गलती महसूस होती है कि वो बहू के साथ कितना भेदभाव करती थी। शाम को फाल्गुनी अपनी बहू पम्मी से कहती है, बहू, तूने वैसे मेरी आँख खोल दी। क्या गुजराती क्या पंजाबी, हम सब एक है। बस मम्मी जी, आपको ये समझ में आ गया, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे बेटा, लोहड़ी आ रही है, क्यों ना इसे मिलकर एक साथ मनाए? तू अपने मायके वालों को भी बुला ले, लेकिन तुझे ना मुझे इस त्योहार का मतलब बताना होगा कि ये लोहड़ी मनाते क्यों है? मम्मी जी, ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है ये, और इस दिन लड़के आग के पास भांगड़ा करते हैं, वहीं लड़कियां गिद्दा करती हैं। अच्छा, और इसको मनाते कैसे हैं? लोहड़ी के दिन आग में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली चढ़ाई जाती है। इस दिन अग्नि के चारों ओर नव विवाहित जोड़ा आहुति देते हुए चक्कर लगाकर अपनी सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। ये वाह 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 वाह, बहुत मजा आएगा। फिर तो हम सब एक साथ नाचेंगे, गाएंगे, और ये होगी तेरी गुजराती सास के साथ पहली लोहड़ी। जी मम्मी जी। दोनों सास बहू मिलकर लोहड़ी की शॉपिंग शुरू कर देती हैं। फाल्गुनी अपनी बहू से कहती है, ए बहू, मैं क्या सोच रही थी
कि क्यों ना लोहड़ी का त्योहार एकदम यादगार बना दिया जाए। मतलब? जैसे हम अपने पूरे मोहल्ले को सजा देंगे और पूरे मोहल्ले में सभी लोगों को इस त्योहार का महत्व बताएंगे और उनके साथ खुशियां मनाएंगे। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पम्मी और फाल्गुनी मिलकर पूरे मोहल्ले में लोहड़ी की तैयारियां करने लगती हैं। तभी गुजराती आदमी फाल्गुनी से कहता है, क्या बात है फाल्गुनी बहन, आप भी पंजाबी हो गए हो क्या? ले हो गई हूँ, बोलो तो कोई बुराई है इसमें? अरे कब अपनी सोच बदलोगे कि सभी इंसान एक ही होते हैं और उनके जो त्योहार है ना वो भी सबको एक साथ मनाने का हक है। अरे तेरा मेरा क्या होता है? बहुत सरस, बढ़िया है बहन। वैसे तुम्हारी वजह से हमारे मोहल्ले में सभी एक साथ मिलकर इस लोहड़ी सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। फिर भाई साहब, आप कब सबको ज्वाइन कर रहे हो? बिल्कुल अभी इसी वक्त पूरा गुजराती मोहल्ला मिलकर लोहड़ी मनाएगा। ऐसे ही लोहड़ी का त्योहार आ जाता है और मोहल्ले की सभी औरतें पंजाबी सूट और आदमी पंजाबी कुर्ता पजामा पहनकर आते हैं। सब मिलकर खुशी से अग्नि के चारों ओर फेरे लगाते हैं और लोहड़ी की पूजा करते हुए त्योहार का मजा लेते हैं और भांगड़ा करते हैं।